हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो एआई में मिलती है। मतलब कि समझ के चलिए, बुढ़ाई काल या आपकी डेथ वगैरह होती है तो उस केस पे आपको अथॉरिटी से क्या मिलेगा, इस बारे में है ये वीडियो। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था सैलरी स्लिप से रिलेटेड, सैलरी स्लिप वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसको मैं आई बटन पर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके जस्ट ऊपर रखूँगा प्लेलिस्ट में मैं, तो ताकि आपको कंटिन्यूएशन में मिल जाए। उस सैलरी स्लिप वाले वीडियो में मैंने डिडक्शंस की बात की थी। डिडक्शंस में मैंने दो मेजर डिडक्शन बताए थे आपको, जो कि है एक पीएफ वाला, ईपीएफ, डबल ईपीएफ, और दूसरा इनकम टैक्स। बाकी के तीन के बारे में मेरे को अच्छे से नॉलेज नहीं थी, तो उनके बारे में ही मैं इधर कवर करूँगा। उस पर एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि थी प्रोफेशनल टैक्स वाला। प्रोफेशनल टैक्स अपन स्टेट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है वो, और ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी करता है। कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, दमन दीव वगैरह, ये सब जगहों पे प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होता, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स है, छत्तीसगढ़ वगैरह में है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 208 रुपीज़ तक जाती है पर मंथ, है ना। महाराष्ट्र में 200 रुपये लगते हैं, मेरे पर मंथ 200 रुपये जाते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि कुछ एक सर्टेन कंडीशंस रहती हैं, उसके ऊपर आपका अगर अर्निंग है तो आपका डिडक्शंस ले सकते हो आप इनकम टैक्स में। तो 200 रुपये जैसे मैंने महीने के कटते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो 2400 हो गया। 2400 का मैं रिबेट ले सकता हूँ टैक्स में। तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 2400 ऐसे मिक्स होके होता है वो, और 52,400 स्टेट माइनस हो जाता है। तो प्रोफेशनल टैक्स भी एक तरह का अपना ही पैसा है, वापस आ जाता है, टैक्स रिबेट मिल जाती है। डबल ईपीएफ भी अपना ही है। इनकम टैक्स एक ऐसा है जो अपना जाता है। उसके अलावा दो और डिडक्शन थे, एक जीआईएनपी का और एम्प्लॉय बेनोवलेंट फंड का, बी फंड लिखा रहता है जो। इन दोनों के बारे में इसमें बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे उसी के कंटिन्यूशन में देखना आप, तो जैसे अपन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, उसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं। तो इमॉलमेंट्स में जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, बेसिक पे मिलेगा आपको, डीए मिलेगा, 35% पर्क मिलेगा, एचआरए मिलेगा। फिर आगे लाइन लिखी रहती है कि आपको सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेजुटी वगैरह मिलेंगी। तो ये जो ग्रेजुटी सोशल स्कीम है वो सब के बारे में बात करेंगे। जनरली लोगों को पता होता है, पर इन केस आप लोग इधर जानने में इंटरेस्टेड है एआई में कैसे रहेगा, तो उसके बारे में मैं कवर करूँगा। तो स्टार्ट जैसे करते हैं अपन, तो सबसे पहले ग्रेजुटी के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही यहाँ भी कैलकुलेट होता है। इन जनरल सैलरीड पर्सन वाले लोग जानते हैं इसको, पर अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे को लगता है नहीं टच होगा आपको। तो सर्विस में आने के पहले आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुटी एक ऐसा अमाउंट है जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, और ये समझ लीजिए इतने साल सर्विस किया आपने तो उसकी खुशी में आपको मिल रहा है, समझ के चलिए ये, है ना, अथॉरिटी की ही तरफ से। तो इस पर रूल्स क्या हैं कि आपको 5 साल एटलीस्ट रेगुलर सर्विस करनी ही होगी, उसके बाद ही आप एंटाइटल्ड होंगे ग्रेजुटी के। 5 साल के अंदर आपको कब मिलेगा, जब आपकी डेथ हो गई है या फिर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है। कौन लोग ले सकते हैं, जैसे कोई वीआरएस ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर किसी का रिटायरमेंट नेचुरल रिटायरमेंट आ रहा है, या फिर किसी का डेथ हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है, तो उस केस में आप अवेल कर सकते हैं ग्रेजुटी। बेनिफिट क्या रहते हैं, बेनिफिट दो टाइप के रहते हैं। एक तो अगर डेथ हो गई है तो, और दूसरा अगर आप नेचुरली रिटायर हो रहे हैं तो। पहले डेथ वाला बताता हूँ। दोनों ही केस में ऐसा रहता है कि मैक्सिमम आपकी 20 लाख तक ग्रेजुटी मिलती है। इससे ऊपर कुछ भी अमाउंट जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा। ग्रेजुटी का एक कैप है, ठीक है। इसके बाद फिर डेथ में क्या होता है कि जितने जब से आपने ज्वाइनिंग की है उसके बाद से जितने जब आपकी डेथ हुई है तो उतने पीरियड का आपको देखा जाएगा, और उसके हिसाब से आपको कुछ ग्रेजुटी दी जाएगी। मान लीजिए 1 साल के विदिन 1 ईयर आप निपट गए, है ना, तो उस केस में बेसिक प्लस डीए देखा जाएगा आपका, और उसके 2 टाइम्स आपको दे दिया जाएगा। बेसिक प्लस डीए कितना है, मान लीजिए 40,000 पे ज्वाइन करते हैं तो 40,000। डीए कितना चल रहा है, इंडस्ट्रियल डीए अभी 42% चल रहा है, सेंट्रल डीए 46% है, इंडस्ट्रियल डीए 42% है। 42% निकालेंगे तो 40,000 का 16,000 के आसपास आएगा। तो 40,000 प्लस 16,000 56,000 मान लेते हैं, ठीक है। ये एक मंथ की आपकी बेसिक प्लस डीए है। इसका 2 टाइम्स मतलब 1,12,000 ये आपको दे दिया जाएगा अगर 1 साल के अंदर निपटते हैं तो। और 1 साल के से 5 साल के बीच में अगर निपटते हैं तो 6 टाइम्स कर लीजिए उसी अमाउंट को, 2 टाइम्स की बजाय। 5 से अगर 11 के बीच में होता है तो उसको 12 टाइम्स, 11 से 20 के बीच में होता है तो 20 टाइम्स, और 20 से ऊपर होता है तो 33 टाइम्स। लेकिन गिवन दैट
20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 20 लाख ही मिलेगा। ये हो गया डेथ के केस में। अगर आप नॉर्मली रिटायर हो रहे हैं, सुपर एनुएट हो रहे हैं 60 साल की उम्र में, तो कैसे रहेगा, उसकी कैलकुलेशन रहती है जो फिक्स रहती है, जो भी बेसिक प्लस डीए रहता है इनटू नंबर ऑफ़ सर्विसेज आपने जितने किए हैं, कितने साल सर्विस किए, इनटू 15 डिवाइड बाय 26 ऐसा रहता है। ये भी फिक्स है। 15 मतलब ऐसा रहता है कि साल का जो साल आपने 1 साल कंप्लीट किया तो 15 डेज़ का आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है। और 26 इसलिए रहता है कि महीना जो होता है 30 का रहता है, लेकिन उसमें छुट्टियां हटा देते हैं, संडे वनडे हटा के, तो 26 काउंट करते हैं। तो यूनिटरी मेथड टाइप का है। अगर आपको 26 दिन में बेसिक प्लस डीए मिल रहा है तो 15 दिन में कितना मिलेगा, बेसिक प्लस डीए इंटू 15 डिवाइड बाई 26 ऐसा। तो ये 1 साल के लिए है, और अगर 30 साल 35 साल की सर्विस है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो विजुअलाइज़ करा रहा हूँ एक तरह से। इसमें भी वही कंडीशन है, 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए गिवन दैट। और हाँ, ग्रेजुएटी 25% से इंक्रीज़ कर जाती है अगर डीए 50% से इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये कंडीशन है। तो ये 2 तरीक़ों से आपको बेनिफिट मिलेंगे। इस पर कोई भी प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ता है, ये अथॉरिटी की तरफ से रहता है। हाँ, नॉमिनीज़ देने पड़ते हैं, नॉमिनीज़ आप 1 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा। फिर उसके बाद जो सैलरी स्लिप में डिडक्शन का है, सेविंग्स वाला GINP वाला है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो ग्रुप सेविंग्स इंश्योरेंस रहती है, वो एक तरह से आपका लाइफ कवरेज है, समझ के चलिए, ये लाइफ इंश्योरेंस है वो, समझ के चलिए। उस पर कितना अमाउंट देते हैं, फिक्स अमाउंट रहता है, डेजिग्नेशन वाइज रहता है। जैसे मैं अभी JE हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव में 138 रुपीज़ देना पड़ते हैं। अगर एनीज़ में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 103.96 रुपीज़ ऐसे देते हैं। और ऊपर जाएंगे डेजिग्नेशन में, किसके बाद, E3 के बाद, तो मतलब मैनेजर एंड अबव, तो 172 रुपीज़ रहेगा। अब इसमें कुछ पार्ट ब्रेक रहते हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो 138 रुपीज़ मैं दे रहा हूँ, तो 138 में 120 रुपये जो होंगे वो लाइफ कवरेज के हैं, और 18 रुपीज़ जो होंगे वो सर्विस टैक्स है। तो 120 रुपीज़ का लाइफ कवरेज मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है ना इसमें, पहले होती थी 2013 के पहले, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। 2013 के बाद से यही है, सिर्फ आपको लाइफ कवरेज मिलेगी। अगर मान लीजिए आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर निपटते हैं बीच में कहीं तो आपको 4 लाख मिल जाएंगे। मतलब E1 के लिए 4 लाख है ना, वो आपको मतलब आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप E3 एंड अबव है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, मैक्सिमम यही है। और एनी साइड में जाएंगे तो 2 लाख 3 लाख है, और NE1 NE2 के लिए 2 लाख, 5 6 7 8 के आसपास हैं अगर एनी नॉन एग्जीक्यूटिव तो 3 लाख, है ना। तो ये डेथ कवरेज है, एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है। पहले ऐसा होता था कि कुछ पार्ट इसको सेविंग्स में भी डालते थे, जो अपन 138 दे रहे हैं ना, उसमें कुछ पार्ट सेविंग्स में डालते थे, कुछ पार्ट लाइफ इंश्योरेंस में डालते थे। तो अगर मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है आपको, तो वो सेविंग्स का पार्ट इंटरेस्ट लग के मिल जाता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ लाइफ कवरेज मिलती है। तो ये इसीलिए हम लोग वो GINP वाला दे रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद एक आता है अपना बेनेवोलेंट फंड, EB, एम्प्लॉय बी फंड ऐसा करके कटता है। उसका फिक्स अमाउंट है, वो 250 रुपये, इंस्पाइट ऑफ कोई भी डेजिग्नेशन में हो आप, 250 रुपये कटता है। ये भी एक तरह से आपका रिटायरमेंट का ही पैसा है, लेकिन कुछ सालों तक ही मिलता है, ये 8 साल तक मिलता है। जो भी बेनिफिशियरी है, जैसे मान लीजिए मैं ही हो गया, रिटायर हुआ, या फिर मेरी डेथ हो गई, तो मेरे परिवार वालों को, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया मैंने, तो इस केस में ये मिलता है। और 8 साल के लिए मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा। तो मान लीजिए इस पर ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन कितने साल तक किए हैं, 2 साल तक किए हैं, 5 साल तक किए हैं, या 5 से ऊपर किए हैं। अगर कंट्रीब्यूशन 2 साल तक किए हैं तो 7,000 रुपये पर महीने मिलेंगे, 2 साल और 5 साल के बीच किए हैं तो 10,000, और 5 साल के ऊपर किए हैं तो 12,000 पर मंथ मिलेगा 8 साल के लिए। कुछ मतलब एक सपोर्ट टाइप का है ये, एक मतलब लंबे समय के लिए कुछ ऐसा पेंशन नहीं है ये, है ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए टर्मिनेशन वगैरह हो गया तो विदाउट इंटरेस्ट आपने जितना पैसा दिया है उतना मिल जाएगा, 10% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के कट के, है ना। तो एक तरह से ये भी एक फंड ही है, छोटा सा आपको मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे। इसमें डेथ भी इंक्लूडेड है, अगर डेथ भी हुई तो भी मिलता है ये। तो ये 2 जो है मेन है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट होता है, अगर तो एक्सीडेंट होता है तो उस पर जो आपको डेथ हो जाती है अगर, तो उस पर आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। अगर सर्विस के दौरान आपकी हुई है, मतलब ऑन ड्यूटी आपकी डेथ हुई है एक्सीडेंट की वजह से, तो एक अलग अमाउंट है। और सर्विस में नहीं है,
कहीं वर्क प्लेस पे नहीं है, मतलब कहीं बाहर पे डेथ हुई है, तो एक अलग अमाउंट है। E1 के लिए मैं बता देता हूँ, जो अपन जेई हैं उसके लिए 18 और 25 लाख है। 25 वर्क प्लेस पे, 18 वर्क प्लेस पे अगर नहीं हुई है डेथ, तो मतलब ये आपको फैमिली को मिलेगा। इस पर भी कोई प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। प्रीमियम कहाँ कहाँ दे रहे थे अपन, बी फंड वाले में दे रहे हैं और GINP पे दे रहे हैं। तो ये हुआ एक्सीडेंट कवरेज। फिर उसके बाद हो गया ग्रुप इंश्योरेंस, एक रहता है जो जिसमें प्रीमियम नहीं देना होता। ये एवे ही है, समझ लीजिए आप निपट ही गए, कोई भी कंडीशन हो निपट गए सीधे, तो आपको जैसे E1 हूँ मैं, तो E1 पे 30 लाख रहेगा, और ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा मिलते जाएगा, 35 लाख मैक्सिमम है, 50 वो E6 के ऊपर है। तो उतना अपन पहुँच भी पाएंगे कि नहीं प्रमोट होके, पता नहीं। तो ये सारी स्कीम है। मेन तो मैंने बता दी, बाकी EPF तो आपको पहले ही पता है EPF के बारे में। इसके अलावा EPF वही है 12% वाला है, जो बेसिक प्लस दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट लग के मिलेगा। EPF ऐसा है कि उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, 8% के आसपास, वो सरकारी डिसाइड करती है। और ये EPFO वाले लोग देखते हैं, रिक्रूटमेंट भी होता है EPFO का, देखे होगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम यही है मैनेज करना प्रोविडेंट फंड्स को। तो वहाँ पर ही अपना पैसा सेव होते रहता है। हम लोग को हर साल एक PF कार्ड भेज दिया जाता है फाइनेंस से, वो लोग उस पर लिखा रहता है कि आपका कितना पैसा इस साल जमा हो गया है करके, और उस पर इंटरेस्ट तो आपको पता ही रहता है, 8.1 और 8.2 के आसपास रहता है। तो उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिल जाता है। यही सबसे बड़ा अमाउंट है EPF वाला। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपका DA बढ़ रहा है, प्रमोशन कब होगा कब नहीं, पे कमीशन लगेगा, फिर तो इतनी लंबी दूर की सोच पाना, 30-35 साल सर्विस के बाद कितना अमाउंट आपको हाथ में मिलेगा इंटरेस्ट लग के, तो ये मैं बता नहीं सकता हूँ, कोई कैलकुलेटर भी ऐसा है नहीं। पर ऐसा इन जनरल 4-5 करोड़ मान के चलिए, ऐसा आपको रिटर्न मिलेगा जब आपकी सर्विस हो जाएगी। फिर ग्रेजुइटी है, थोड़ा बहुत वो मैक्स टू मैक्स 20 लाख तक जा सकता है, पर जनरली 9-10 लाख मान के चलिए वहाँ से आ जाएगा। बाकी चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपके डेथ पे मिल रही हैं, ऐसा है, एक्सीडेंट हुआ या फिर डेथ हुआ, तो एज अ सिक्योरिटी टाइप का समझ के चलिए, आपके परिवार वालों के लिए है, ना कि एज अ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप, मैं बस वर्किंग हूँ, मेरी वाइफ वर्किंग नहीं है, मेरे पार्टनर नहीं है वर्किंग, और बच्चे भी हैं 1-2, मान लीजिए आज की डेट में कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी रहेगी, कुछ तो मिलेगा। तो मान लीजिए जैसे निपटने पे 30 लाख मिल रहा है, एक्सीडेंट के साथ निपटने तो और 10-20 लाख मिल जाएगा, फिर 4 लाख मिल रहा है वो GINP की वजह से, फिर उसके बाद ये EPF मिलेगा, और एक और क्या था, EPF के अलावा ये, अरे, ग्रेजुइटी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें डेथ पे ज़्यादा वो हैं, अमाउंट मिल रहा है, बरादर की आप क्या बोलते हैं, वो हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट पे सिर्फ आपको ग्रेजुइटी है, EPF है, बेनेवोलेंट फंड है, और क्या है, और कुछ नहीं है। ELN कैश करा सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही आपको मिलेगा, है ना। और भी है, एक चीज़ और है कि डेथ रिलीफ फंड भी एक मिलता है, 40,000 रुपये इमीडिएटली दे देंगे आपके परिवार वालों को, इमीडिएट फंड के तौर पे बोला जाता है, नॉन रिफंडेबल रहता है, वो दे देंगे ऐसे ही आपको तुरंत, मतलब देखने के लिए कोई निपटा है तो ये ऐसा ही सिक्योरिटी स्कीम है इधर। ग्रेजुइटी वगैरह आप सब समझ गए होंगे। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि NPS कटता है कि नहीं, NPS है कि नहीं। अपने में NPS नहीं रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, वो भी ऐसे ही काम करता है। पर उस केस में ऐसा है कि ना, रिटर्न वगैरह मार्केट बेसिस पे रहते हैं, बॉन्ड वगैरह में लगाते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हो कि हाई रिस्क पे लगाना है मेरा पैसा या कम रिस्क पे लगाना है, रिटर्न थोड़े ज़्यादा रहते हैं उसमें। आई थिंक 8% इधर है तो 9-10% तो निकालते ही हैं आई थिंक। मेरे को ये श्योर नहीं है कि 15-20% भी जाता है कि नहीं, उतना तो नहीं निकाल पाते होंगे। अगर ऐसा हुआ तो सब उसी में डाल सकते हैं। और उसमें और भी बेनिफिट है, एज आ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं उसको, NPS वगैरह को। NPS के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ NPS नहीं है, वो EPF ही है। तो और फिक्स रिटर्न है उसका, वो सरकार डिसाइड करती है, उस पर अपन कुछ कर नहीं सकते। तो फुली आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा। हाँ, हाउस बिल्डिंग इंश्योरेंस में भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप निपट गए हैं, आपके ऊपर हाउस का लोन लगा हुआ है, तो उसका भी कवर कर देती है जितना मुझे पता है ना। उसके डिटेल्स मेरे पास इस समय है नहीं, तो वो मैं कभी कवर कर दूंगा। तो कुछ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह अथॉरिटी पे कर देती है अगर बीच में आपकी डेथ हो गई है और आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है घर का, तो उस बेसिस पे है।
तो यही है। इसके अलावा वो तो आप आके भी देख सकते हो इधर, मतलब अथॉरिटी में आके। पर एक तरह से रिटायरमेंट का मेरे को लगता है जो आपको जानना होगा वो यही है भाई। और मैंने सैलरी स्लिप का भी सारी कवर कर ही दिया है। इसके अलावा और भी जैसे फ़ंड है, जैसे वीपीएफ होता है यहाँ पे, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फ़ंड भी है, उस पे भी आप डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट तो नहीं रहता, टैक्स बेनिफिट आई थिंक एनपीएस में रहता है, तो उसमें उसके लिए वो खोलते हैं लोग। अगर आप चाहते हैं एनपीएस में खोलना तो एनपीएस में भी खोल सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं रहेगा, जो सैलरी आ रही है उसी में से करना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट वगैरह के लिए। लेकिन अब तो शायद वो भी नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में सबकी एंट्री हो रही है। न्यू बजट में जैसे बताए थे कि अब से जो डिफ़ॉल्ट माना जाएगा वो न्यू टैक्स रिजीम है, तो ऑप्शन मिलता है अगर ओल्ड पे, तब आप सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं बहुत सारी, है ना। वो डिफरेंट टॉपिक है, टैक्स वाला अपन कभी और कवर करेंगे, फ़िलहाल सिक्योरिटी वाला मेन था, है ना। तो और इसके अलावा वीपीएफ के बारे में जो बता रहा था, 8-8.5% उसमें भी रिटर्न रहता है, तो अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा डाल सकते हो उसमें भी, है ना। तो इतने ही टाइप के फ़ंड मेरे को पता है। और फ्यूचर में अगर और जानकारी मिलेगी टैक्स रिलेटेड, और मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दिन वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मॉनिटर करना है, क्या है। मे बी स्टूडेंट लाइफ में इतना ध्यान नहीं जाता है, पर एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपको ध्यान रखना चाहिए वो चीज़। तो इसके अलावा कोई अगर क्वेरी रहती है तो आप इसमें कमेंट में डाल देना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेरे को रिटायरमेंट में क्या मिलेगा, और निपटता हूँ तो मैं क्या मिलेगा, है ना। फिर किसी टॉपिक में मिलते हैं अपन नेक्स्ट, तब तक के लिए।